हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो वीडियो है वो एक डिस्कशन वीडियो होगा जिसमें एक नई डेवलपमेंट को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अनुसार जो टेट-बीएफ का प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का, उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और 2026 तक उस फाइटर की फर्स्ट फ्लाइट होगी। तो टेट-बीएफ यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के प्रोजेक्ट के अप्रूवल के बाद जो टोटल मेजर फाइटर एयरक्राफ्ट्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया में वो अब 4 हो गए हैं। लेकिन जो जो इस्टेब्लिशमेंट इन सब प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं वो सब कॉमन है, यानी कि HAL, DRDO, एडा और उनकी सब्सिडरीज, यही सब इन प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। तो इस चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा ये आता है कि आपके पास 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो किसी एक प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को आप दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर नुकसान की बात करें तो इसमें 4 प्रोजेक्ट्स आपके पैरेलल में चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो माहौल है वो काफ़ी क्योटिक हो जाता है और जो टाइम का मैनेजमेंट है वो भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जो आपके पास टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं और आपको चारों एयरक्राफ्ट्स को बनाकर टेस्ट करना है, तभी आप उनकी टेक्नोलॉजी को अप्रूव कर पाएंगे। तो जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं वो होंगे आपका पहला तेजस मार्क 1A, दूसरा तेजस मार्क 2, तीसरा आपका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर आमका और चौथा आपका ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि टेट-बीएफ, जिसको अभी अप्रूव किया गया है। तो एक फाइटर को डेवलप करना काफ़ी मुश्किल टास्क है और उतना ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है उसकी टेस्टिंग। आपको हर छोटे से छोटे पैरामीटर्स को टेस्ट करना होता है, कई कई बार टेस्ट करना होता है, तभी उसको अप्रूव किया जाता है। तो अगर आपका एयरक्राफ्ट फर्स्ट फ्लाइट अपनी जल्दी कर भी लेता है फिर भी उसकी टेस्टिंग में टाइम लगने वाला है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि जो HAL तेजस के डेवलपमेंट में जितनी भी टेस्टिंग हुई है उसका जितना भी एक्सपीरियंस मिला है उस पर बेस्ड अब जो टेस्टिंग करनी होगी वो कम समय लेगी। और जो दूसरी बात है वो ये है कि ये चारों फाइटर एक दूसरे की टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं। तो अगर एक टेक्नोलॉजी को एक फाइटर में टेस्ट कर लिया गया है तो उसको दूसरे फाइटर में टेस्ट करने में समय कम जाएगा। तो ये पैरेलल प्रोजेक्ट्स ज़रूर हैं पर इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला है। तो माना जाता है कि जो इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी वो 2026 में होगी। तो ये कितनी रियलिस्टिक है वो डिपेंड करेगा तेजस मार्क 2 की फर्स्ट फ्लाइट पे। अगर वो समय पर होती है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी समय पर हो, पर अपनी तरफ से पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं +2 ईयर्स मानकर चलूँगा। यानी कि अगर इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2028 में होती है तो ये सर्विस में 2030 के बाद ही आ पाएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के MiG-29K को रिप्लेस करेगा और आने वाले जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि IAC-2 उस पर बेस्ड होगा। तो उसकी भी टाइमलाइन वहीं से चालू होती है। तो 2030 के बाद अगर इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। तो बात करेंगे करंट सिनेरियो की। तो जो हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि IAC-1 और INS विक्रांत, वो 2022 में इंडियन नेवी की सर्विस में आने वाला है और उसके लिए जो एयरक्राफ्ट बनना था यानी कि LCA तेजस मार्क 1 नेवी, उसको इंडियन नेवी ने रिजेक्ट कर दिया है। बाकी करंट में जो इंडियन नेवी है वो MiG-29K यूज़ कर रही है। तो 2016 में एक CAG की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार जो MiG-29K है उसकी जो सर्विसेबिलिटी है वो 15 से 37% के बीच में है सिंगल सीटर के लिए, और जो ट्विन सीटर है यानी कि MiG-29KUB उसकी सर्विसेबिलिटी 21 से 47% के बीच में है। तो ये बहुत ही पुअर और डरा देने वाले नंबर्स हैं। तो LCA तेजस मार्क 1 नेवी के रिजेक्ट होने का कारण ये है कि वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और जो भारतीय नौसेना है वो स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूज़ करती है, जिसमें से अगर आपको पूरे पेलोड के साथ टेक ऑफ करना है तो काफ़ी पावरफुल इंजन चाहिए। तो जनरली ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की डिमांड होती है। तो तेजस मार्क 1 नेवी टेक ऑफ और लैंड करने में तो सक्षम है, पर इंजन की कम पावर होने की वजह से ये अपने पूरे पेलोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकता स्की जंप से। पर क्योंकि इसने टेक ऑफ और लैंडिंग करके अपनी एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया तो नेवी के पास ये कॉन्फिडेंस आ गया
कि अपना जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है वो उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकता है। और यही कारण है टेडबीएफ प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने का। करंटली जो इंडियन नेवी के नेवल आर्म की सिचुएशन है वो ये है कि जो उनका प्राइमरी एयरक्राफ्ट है यानी कि MiG-29K उसकी सर्विसिबिलिटी बहुत पुअर है, और जो उनका प्लान्ड एयरक्राफ्ट था यानी कि तेजस मार्क 1 नेवी उसको रिजेक्ट करना पड़ गया। तो जो 2022 में नया एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट होगा यानी कि INS विक्रांत, उस पर आपको कोई एयरक्राफ्ट चाहिए होगा। और MiG-29 की सर्विसिबिलिटी को देखते हुए अगर इसके और ऑर्डर दिए जाते हैं तो ये समझदारी बिल्कुल नहीं होगी। तो आपको एक नया डेक बेस्ड फाइटर चाहिए। तो इसमें जो नाम आ रहा है वो 2 एयरक्राफ्ट्स का आ रहा है। पहला डसॉल्ट रफाल है, दूसरा बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट है। तो ये दोनों ही एयरक्राफ्ट नेवीज में यूज़ होते हैं। एक फ्रेंच नेवी में यूज़ होता है जो कि डसॉल्ट रफाल है, दूसरा आपकी US नेवी यूज़ करती है जो कि बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट है। और ये दोनों ही फाइटर स्टीम कैटापुल्ट से लॉन्च होते हैं, ना कि स्की जंप से। और इसमें जो डसॉल्ट रफाल है उसके विंग्स भी फोल्ड नहीं होते हैं। तो डसॉ और बोइंग दोनों का कहना है कि उनके एयरक्राफ्ट स्की जंप से टेक ऑफ कर सकते हैं, और बोइंग बहुत जल्द ही अपने एयरक्राफ्ट को स्की जंप टेक ऑफ कराकर टेस्ट कर सकती है। तो टेडबीएफ के अप्रूव होने का मतलब ये है कि और भी ज़्यादा जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का ऑर्डर और ऑलमोस्ट फ्यूचर के सारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म में सेम जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन लगने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फ़ायदा पहुँचेगा वो पहुँचेगा बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट को, क्योंकि वो भी उस इंजन इकोसिस्टम का पार्ट है। यहाँ सुपर हॉर्नेट के पक्ष में जाने वाली 2 चीज़ें हैं। पहला ये कि जो उसमें इंजन लगने वाला है वो वही इंजन होगा जो तेजस मार्क 2 आमका और टेडबीएफ में यूज़ होगा। दूसरा ये कि उसके विंग्स फोल्ड होते हैं। तो जो INS विक्रांत है वो काफ़ी छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर है इन कंपैरिजन टू जो चाइना और अमेरिका यूज़ करते हैं। तो इसमें ज़्यादा एयरक्राफ्ट को कैरी करने के लिए आपको ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए जो कम स्पेस में आ जाएं। तो विंग्स फोल्ड होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि टेडबीएफ का अप्रूवल बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट के चांसेस को बढ़ाता है। तो कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टेडबीएफ के आने का मतलब ये है कि ORCA भी आ सकता है, तो MMRCA 2.0 प्रोग्राम का क्या होगा। तो MMRCA 2.0 जो प्रोग्राम है वो एक सेपरेट प्रोग्राम है जिसमें जो 114 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है वो अर्जेंट है। तो वो वेट नहीं हो सकता है और ORCA आने का वेट नहीं होगा। तो MMRCA 2.0 होना लगभग तय है। बाकी टेडबीएफ की अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये तेजस मार्क 2 की कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ज़्यादा मेल खाएगी, और दोनों ही आमका की जो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी उसको शेयर करेंगे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।